हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। आप लेकिन उसके साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करते चलेंगे आप, ठीक है? मैं उसके साथ सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है? चलो तो हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत, ठीक है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो याद रखेंगे आप, ऋणात्मक होती है, ठीक है? मैं एक बार समझा देता हूँ। अवतल दर्पण क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है? इस साइड पिंड रहते हैं, है ना? प्रावर्तक सतह क्या रहता है? देखो, धसा हुआ रहता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? पी, ये क्या हो जाता है? हमारा प्रधान अक्ष। यहाँ हो जाता है पी, यहाँ पर हो जाता है मेरा सी, और बीच में मेरा क्या हो जाता है? एफ। ये देखो, ये हमारा फोकस है। ये कहाँ है? ये लेफ्ट हैंड में है ना? चिन्ह परिपाटी अगर आपको पता होगा तो राइट हैंड में क्या होते हैं? प्लस, इधर क्या होते हैं? माइनस, ऊपर क्या होते हैं? प्लस, नीचे क्या होते हैं? माइनस, ठीक है? देखो, फोकस इधर है, लेफ्ट हैंड में है हमारा, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखे हैं अवतल दर्पण क्या है या किसे कहते हैं। लिखा है अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या होती है? अंदर की ओर वक्रित होती है, यानी केंद्र की ओर धसा हुआ रहता है। देखो, इसे हम केंद्र बोलते हैं ना, केंद्र की ओर। परावर्तक सतह क्या है? केंद्र की ओर धसा हुआ है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है? और अवतल दर्पण को ही क्या हम बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्यों क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है? क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या करती है? एक बिंदु पर इकट्ठा कर देती है। मतलब मैं समझाता हूँ। अगर अवतल दर्पण है, अगर समांतर, ये जो है प्रधान अक्ष, ये क्या है? हमारा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है, तो क्या होती है? परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है। अगर ऐसे करके प्रकाश की किरण आएगी समांतर, तो क्या होगी? फोकस से होकर लौट जाएगी। तो क्या देख रहे हो ना आप, एक बिंदु को क्या कर रही है? इकट्ठा कर रही है ना। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं अवतल दर्पण को, ठीक है? देखो, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फोकस क्या होती है? उसकी ऋणात्मक होती है, और उत्तल की फोकस क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है? आपको पता होगा उत्तल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, है ना? अंदर की ओर क्या रहता है? पेंटिंग रहता है, और परावर्तक सतह क्या रहता है? उभड़ा हुआ रहता है ना? ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस का आवर्धन कब धनात्मक होता है? वास्तविक प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब में, दोनों में, किसी में भी नहीं, ठीक है? मैं, अगर आप याद करना चाहते हो तो मैं समझा दूं। आभासी में, जब आभासी बनता है तो क्या होता है? धनात्मक बंद होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। वैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि अगर एम ऋणात्मक मतलब एम मतलब आवर्धन, आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं। अगर एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होगा, और एम मेरा धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमारा आभासी और क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे। देखो, एक बार हम देख लेते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन वह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा है। एच मतलब क्या हो गया? वस्तु, और एच डैश मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब। मतलब ये बताता है वस्तु से प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है? दूसरा परिभाषा आप ये याद कर सकते हो। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक है? आवर्धन, इसे हम एम से दिखाते हैं, ठीक है? आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बट्टा यू। माइनस भी बट्टा यू कहां पर? दर्पण में क्या होता है? माइनस भी बट्टा यू। लेकिन यही लेंस हो जाए तो लेंस में क्या होता है? भी बट्टा यू, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ हमने लिखा है दर्पण के प्रकार और उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अवतल दर्पण, जो पीछे हमने बताया था। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं ना, क्योंकि यह किरणें को क्या करते हैं? एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। मैं पीछे समझाया था आपको, ठीक है? अब देखो, मैं उत्तल को समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसका परावर्तक सतह क्या होता है? उबड़ा हुआ रहता है ना? इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह किरणें को क्या करता है? फैला देता है। मैं समझाता हूँ कैसे फैला देता है। देखो, ये कौन सा मेरा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, ठीक है? ये मेरा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये बीच में क्या हुआ? प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या हो जाता है? पी। यहाँ क्या हो जाता है? एफ। और यहाँ क्या होता है? सी, है ना? देखो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो क्या होती है? ऐसे करके लौट जाती है। कैसे लौट जाती है? ऐसे। अगर कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आती है, अगर मान लिया जाए ऐसे समांतर आ रही है, मुख्य समांतर आ रही है, तो क्या कैसे लौट जाए? ऐसे लौट जाएगी, ठीक है? ऐसे क्या होगी? लौट जाएगी, ठीक है? लेकिन देखो, अगर आप इसे पीछे बढ़ाओगे, तो इसे पीछे बढ़ाओगे तो अब लग रहा है ना कि फोकस से क्या हो रही? किरण ये निकल रही है, फोकस से ये किरण क्या हो रही है? निकल रही है ना? तो देखो, आप क्या हो रही है? एक बिंदु से फैला रही है ना, इसीलिए, या इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार और प्रिज्म। कैसा होता है? पहले दोष के बारे में देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। लिखा है दृष्टि दोष और उनके निवारण, है ना? लिखा दर्पण के साथ साथ लेंस का उपयोग आंखों के दोषों को ठीक करने में किया जाता है। यहाँ लिखा है हमने निकट निकट दृष्टि दोष, है ना? निकट, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे अवतल लेंस के उपयोग से क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? अवतल
अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस से ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा है? अगला लिखा है हमने दूर दृष्टि दोष। इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे हम किस लेंस से सही करते हैं? उत्तल लेंस से सही करते हैं। दूर दृष्टि दोष में पास की नहीं दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, ठीक ना। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है, और नजदीक की दिखाई देती है कि नहीं? याद रखना, देखो निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। दूर की दृष्टि दोष है तो क्या है? इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दी, मतलब दूर की दोष है तो दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखाई देगा, सॉरी दूर, निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा इसे पढ़ना, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, उसके यहाँ पे दर्पण, यहाँ पे हमने राशि लिखा, यहाँ पे हमने दर्पण लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा? दर्पण ही लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, ये क्या होती है? अवतल में ऋणात्मक होती है और उत्तल में भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है और वास्तविक दोनों बनता है, आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। और इसमें उत्तल में क्या बनता है? हमेशा आभासी बनता है। याद रखेंगे, आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे आप, ठीक है। मैं स्पीड के साथ बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रिवीजन की तरह ये लेके चल रहा हूँ। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले पढ़े होंगे, उसके बाद इस क्लास में आप आए होंगे, है ना। आपने पूरी साल पढ़ा, पूरी साल मेहनत किया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको आ रहे होंगे, ठीक है। मैं रिवीजन के तौर पे इसे ले रहा हूँ और स्पीड के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन जो हमने लिया है पूरे बुक से, साइंस के पूरे बुक से, हर एक चैप्टर से दो दो करके क्वेश्चन हमने लिया है ना, 15 चैप्टर से दो दो क्वेश्चन, साथ साथ उसके मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो याद रखेंगे, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपसे पूछे तो क्या कहोगे? जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इससे द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होती है? प्रसारित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। अब देखो, मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ विद्युत धारा कहते किसे, है ना। लिखा है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी आप याद रख सकते, सरल भाषा में याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के बहने की गति को ये क्या कहते हैं? हम करंट या विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये परिभाषा याद रखना, किसी चालक के विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। देखो, विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं तो आई बराबर क्या हो जाता है? क्यू बाय टी। आई बराबर क्या हो जाता है? क्यू बाय टी। क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश है, टी क्या है? समय है, आई क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है। आप बताओ, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, कुलाम, ठीक है। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड, ठीक है। तो देखो क्या हो गया? कुलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कुलाम प्रति सेकंड, जो बराबर होता है एम्पियर के, जो कि किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो कुलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, कुलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है? राशि लिखा है, यहाँ पे हमने उसका ऐसा मात्रक लिखा है, यहाँ पे हमने उसका प्रतीक लिखा है और कुछ हमने विवरण दिया, ठीक है। इस पे ध्यान मत भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे हम ए से दिखाते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम वी से, विभवांतर या विभव, विभवांतर या विभव का मात्रक एक ही होता है, ठीक है, वोल्ट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। और शक्ति का क्या होता है? वाट होता है, जिसे हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किसे जोड़ता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, ओम का नियम वी आई आर तीनों में क्या करता है? रिलेशन आपको बताता है, ठीक, ठीक है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे लिखा है कि ओम का नियम क्या है, यहाँ पे समझा रहे ओम का नियम क्या लिखा है। किसी, इस नियम के अनुसार किसी चालक जैसे तार, सब होता है तार, तार की भौतिक अवस्था क्या होता है? तापमान, लंबाई इत्यादि अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बदले, तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। मैं इसे समझाता हूं, ठीक है। क्या होता है कि अगर कोई भौतिक अवस्था कोई प्रभावित ना करे, तो विभवांतर जो होता है वो क्या होता है? धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। विभवांतर को हम भी से दिखाते हैं, वो धारा क्या होता है? समानुपाती होते हैं, ठीक है। अगर आप इसे हटाओगे, समानुपाती को हटाओगे, तो क्या हो जाते हैं? आर आते हैं। क्या आते हैं? आर आते हैं। तो आई है ही, आर आ गया, तो भी बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला हमारे यहाँ पे आई आर, जो हमने यहाँ पे लिखा है भी बराबर
आई आर। और आई क्या है? आई हमारा है प्रतिरोध। क्या है हमारा आई यहाँ पे? प्रतिरोध। देखो वी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। आई को हम क्या बोलते हैं? करंट या विद्युत धारा बोलते हैं। आर को क्या? रेसिस्टेंस हम या प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। पी क्या है? विभवांतर है, जिसे जिसे हम वोल्ट में मापते हैं। विभवांतर को हम किस में मापते हैं? वोल्ट में। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, और प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम संबंधित किससे संबंधित है? मोटर से, जनरेटर से, ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से या चुंबक से? पहले आप देखो किससे संबंधित है। आप आंसर सोचना, मैं पहले इसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट में लिखा है। क्या लिखा है शॉर्ट नोट में? आप वो ध्यान दें। लिखा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मोटर से संबंधित है। देखो संबंधित उपकरण है ना, मोटर से संबंधित उपकरण है। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर से है। तो यहाँ पे क्या है? दाएं हाथ है, तो किससे होगा? जनरेटर से होगा। ठीक है, जनरेटर से होगा। अब लेकिन मेरे दोस्त ये दोनों भी याद करना, मैं बहुत मेहनत के साथ ये सब कुछ कंटेंट तैयार किया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। आप याद रखना, आप जब 2026 बिहार बोर्ड के पेपर देने जाओगे ना, तो साइंस जो हम आपके साथ 30-30 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करवाएंगे ना आपके साथ, वही सब आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे समझा, आपसे एग्जाम में सब्जेक्ट में पूछता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम को लिखे या समझाए, जो भी है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, यह नियम मुख्य रूप से जनरेटर के कार्य सिद्धांत को समझाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखो यहाँ से लिखना है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रेरित घटना इस प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है। नियम के अनुसार, क्या नियम के अनुसार है? लिखा इसमें लिखा है, यदि हम अपने दाएं हाथ की पहली 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर खोलते हैं, तो क्या होता है? अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा दिशा दिखाता है। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है ना। और मध्यमा क्या करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रेरित धारा की क्या करता है? दिशा को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये क्या है? अंगूठा है ना। ये मिडिल फिंगर है ना, जिसे आप क्या बोलते हो? मध्यिका बोलते हो, है ना। इसे क्या बोलता हो? मध्यिका बोलते हो, है ना। ये क्या है? तर्जनी है। देखो ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है? वाहक, विद्युत वाहक बल दिखा रहा है। अंगूठा क्या देखो? यहाँ पे देखो एक मिनट, अंगूठा चालक की गति की दिशा, गति को दिशा को बता रहा है। गति को क्या कर रहा है? दिशा को दिखा रहा है ना। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ रहे होंगे। आप इसी फॉर्मेट में हूबहू आप याद कर लेना मेरे दोस्त। मैं स्पीड के साथ बता रहा हूँ, मैं इस उम्मीद के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आप पहले पढ़े होंगे, उसके बाद आए होंगे मेरे इस क्लास में आप, है ना, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है, देखो एक बार लिखा है यहाँ पे भौतिक राशि, यहाँ पे ऐसा मात्रक, और अन्य जानकारी क्या लिखा है वो देखो। लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? चुंबकीय चुंबकीय यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, जिसे हम टी से दिखाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, जिसे हम डब्ल्यू बी से दिखाते हैं। याद रखेंगे सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक टी, मतलब एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक डब्ल्यू बी। डब्ल्यू मतलब क्या? वेबर। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वेबर। एक वीबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक वीबर प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है, निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और डीजल। याद रखने तो याद करो मेरे, सौर ऊर्जा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने समझाया क्या? नवीकरणीय स्रोत। लिखा है ये कभी खत्म नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा और जल। तो आप याद करेंगे, नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का वह स्रोत जो कभी खत्म ना हो। परिभाषा लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, ऊर्जा का वह स्रोत जो कभी खत्म ना हो, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का वह स्रोत जो क्या हो? खत्म हो जाए, है ना, या सीमित हो, जिसका भंडार सीमित हो और वो क्या हो? खत्म हो जाए एक समय के पश्चात, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत एग्जाम्पल देखो, कोयला तो खत्म हो जाएंगे एक दिन के बाद, पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, डीजल भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन सूर्य तो कभी नहीं खत्म हो रहा। पवन 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 ऊर्जा तो कभी नहीं खत्म हो रहा। जल विद्युत, जिससे हम जल से विद्युत बनाते हैं, वो तो नहीं खत्म हो रहा है ना। ये सब मेरा क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। लिखा है बायोगैस का बायोगैस में मुख्य गैस कौन सा है? ये ऐसा ही पूछता है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो याद रखेंगे मीथेन, CH4। बायोगैस को हम क्या क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हो आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण। तो याद करना है तो याद करो, ऑक्सीकरण कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। लेकिन मैं एक बार समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और जंग लगना क्या है? मैं यहां से लिखा है, जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये तब होती है जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के क्या होते हैं? संपर्क में आते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे प्रक्रिया में हमने लिखा है, लोहे के परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। चूंकि इसमें लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण
कहा जाता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखा हमने इसका, Fe मतलब लोहा, O2 मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, जल, नमी मतलब जल, है ना। क्या बना, Fe2O3 इंटू 3H2O, इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसे हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं, जंग। जंग का फॉर्मूला ये होता है Fe2O3 इंटू 3H2O, ठीक है ना, इसे याद आप रख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है संयोजन अभिक्रिया, इस ऑप्शन में जो है ना, हमने उसे भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन। और विघटन मतलब क्या होता है, टूटना। जब एक जब यह संयोजन के क्या है, ठीक विपरीत, इसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक है, ये टूट, इसे जब गर्म करोगे ना आप तो क्या होगा, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पर C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और विस्थापन मतलब क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, Fe मतलब लोहा, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, है ना। जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, FeSO4। देखो Fe क्या किया, FSO4 के साथ यहाँ पर आ गया, और Cu को क्या किया, विस्थापित करके साइड कर दिया, है ना। विस्थापित करके क्या कर दिया, साइड कर दिया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे। लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान रहता है, द्रव्यमान समान रहता है, परमाणु संख्या समान रहता है, या अणु संख्या या आयतन। ठीक है कि नहीं। अब देखो क्या समान रहता है, पहले एक बार इसे पढ़ो, उसके बाद आप इसे ऑप्शन को टिक करें। लिखा है संतुलित, लिखा है संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें सभी अभिकारकों और उत्पादों की ओर उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। मतलब दोनों साइड क्या हो, परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, समान होना चाहिए। वीर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है ना। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही क्या नष्ट किया जाता है। अतः अभिकारकों के दोनों ओर का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, कुल द्रव्यमान भी समान रहता है। कुल द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है कि नहीं, कोई दिक्कत। उम्मीद करता हूं आप द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत समझ रहे होंगे, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि परमाणु का द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। ठीक है, ना ही नाश होता है, मतलब अभिकारक में जितने द्रव्यमान होंगे प्रतिफल में उतने ही होंगे। मैं एक पल के लिए समझा, जैसे मान लिया पीछे आप रिएक्शन देखा था, C+O2 क्या बनाया था मेरा, CO2, है ना। ये जो है ना, ये मेरा क्या है, अभिकारक, अभिकारक, और ये हमारा क्या है, प्रतिफल, है कि नहीं, प्रतिफल। इसमें इसमें और इसमें परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार इसे एक बार समीकरण को एक बार फिर से बोलो। लिखा है वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और परमाणुओं के दोनों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, है ना। परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच मान, पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है, 7 से कम। 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हूँ, उसे आप पहले देखो, पहले यहाँ देखो, है ना। लिखा है, एक मिनट मेरे दोस्त, देखो यह लिखा है पीएच क्या है, पीएच क्या लिखा है, पीएच का उपयोग किसी अम्लीय घोल की अम्लता या क्षारता को मापने के लिए किया जाता है। इस स्केल की सीमा क्या रहती है, 0 से लेकर 14 तक रहती है। एक ऐसा स्केल रहता है ना, बीच में क्या रहता है, जीरो, है ना। सॉरी, बीच में जीरो नहीं रहता, मतलब क्या रहता है, यह 7, 8, 9 ऐसे ऐसे करके 14 तक रहता है। इधर क्या रहता है, 6, 5, लास्ट तक क्या रहता है, जीरो, जीरो से लेकर 14 तक रहता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही रहते हैं स्केल। ठीक है, लिखा है इसमें अम्लीय, अम्लीय कब पता चलता है आपको, जब पीएच मान क्या हो, 7 से कम, पीएच मान 7 से कम हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, जैसे आप 7 से जैसे जैसे कम होते जाएंगे अम्लता क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे क्षारता क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अम्लता उतना ही क्या होगा, शक्तिशाली। मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल, नींबू का रस, सिरका, जठर रस इत्यादि, है कि नहीं। यहाँ लिखा है उदासीन, याद रखेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। जब 7 हो तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए शुद्ध जल, उदाहरण के लिए हमने क्या लिखा, शुद्ध जल। ठीक है, क्षारीय कब होता है, यदि पीएच मान क्या हो, 7 से अधिक हो तो अर्थात क्षारीय होता है। ठीक है, लिखा है मान मान जितना अधिक होगा, मान जितना अधिक होगा क्षारीय उतना ही क्या होगा, शक्तिशाली होगा। मतलब 7 पर देखो, यहाँ पे हमने 7 लिखा, 7 मतलब क्या होगा, 7 मतलब उदासीन, 7 से जैसे जैसे इधर जाएंगे अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, 7 से जैसे जैसे इधर जाएंगे क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, क्षारीय का हमने एग्जाम्पल लिखा, बेकिंग सोडा, साबुन का पानी और ब्लीच। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पीएच का कुछ लिखा है, यहाँ पे पीएच से रिलेटेड लिखा है, पीएच की वैज्ञानिक परिभाषा क्या होती है। लिखा है वैज्ञानिक रूप में पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन की सांद्रता का माप है ना। पीएच का फॉर्मूला होता है -log 10 H प्लस आयन। ठीक है,
आपको जरूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। लिखा है अगर अधिक H प्लस आयन निकल रहा है, अधिक H प्लस आयन निकल रहा है, तो पीएच मान क्या होगा, कम होगा, और कम जैसे ही होगा तो क्या होगा, अम्लीय गुण क्या होगा, अधिक होगा। और H प्लस आयन क्या हो रहा है, H प्लस आयन, देखो H प्लस आयन कम है ना, तो पीएच मान क्या होगा, उच्च, पीएच मान क्या होगा, उच्च, और क्या होगा, अधिक क्षारीय हो जाएगा, क्या हो गया, अधिक क्षारीय हो जाएगा। H प्लस आयन कम, इसका मतलब है OH माइनस आयन अधिक, है कि नहीं। H प्लस आयन कम, तो इसका मतलब OH आयन, OH माइनस आयन ज्यादा, है ना। इसका मतलब पीएच मान अधिक, अब पीएच मान अधिक होता तो आपको मैंने खुद अभी बताया कि क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक जैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है यहाँ पे बैटरी का आम का पीएच मान क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 के बीच। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव रक्त का 7.4 होता है। चूने का पानी का 11 होता है, ठीक है। जैसे जैसे और इंपॉर्टेंट आते जाएंगे पीएच मान, मैं वैसे वैसे आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, ये होता है, ठीक है। देखो एक बार मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले यहाँ पे समझो आप, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, देखो लिखा है बेकिंग सोडा, क्या लिखा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम NaHCO3 होता है, क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ मेरे दोस्त ये सब मैंने मिस्टेक से लिखा गया, इसे आप ये क्या करो, आप काट दो, है कि नहीं, है कि नहीं। इसे कैसे लिखेंगे हम, NaHCO3 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। रासायनिक सूत्र ऐसा होता है। प्रकृति क्या होता है इसका, हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय लवण है ये, ठीक है। निर्माण इससे कैसा होता है, इसे सेल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ये सब क्या होता है, इसमें उपयोग होता है। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जल CO2 और NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया। बनाता क्या है हमारा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनता है, NaHCO3, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट। देख लिया कैसे निर्माण हो रहा है, आप ये भी आप याद रखें क्योंकि आपके सब्जेक्ट में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिखा हूं, उसे आप ध्यान दें। लिखा है सूत्र जो है, सूत्र रासायनिक नाम यहाँ पे लिखे हैं और उसका क्या उपयोग है, यहाँ पे हमने वो लिखा है। देखो यहाँ पे हमने सूत्र लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सूत्र लिखा है। यहाँ पे हमने रासायनिक नामांकन लिखा है, और ये जो है उपयोग यहाँ पे लिखना था आप, ये क्या है, हमारा उपयोग है, ठीक है। देखो Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। NaCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। COCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो Na2CO3 को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, धोबन सोडा बोलते हैं ना। इसका उपयोग कांच और साबुन उद्योग में होता है, कांच और साबुन उद्योग में धोबन सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा NaCO3 को हम क्या बोलते हैं, देखो NaHCO3 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, या हम उसी को ही क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। उपयोग क्या होता है, खाना पकाने और एंटासिड के रूप में, मतलब एसिड को कम करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या हम क्या बोलते हैं, चूना पानी, क्या सॉरी, चूना पत्थर, क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, उसी को या हम क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। याद रखेंगे मेरे दोस्त ये सब, है ना। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे इसको ही हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। यह क्या है, एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। थोड़ा लिखने में मैंने मिस्टेक किया है, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे ही क्या करना, अगर नोट करना हो तो नोट करना, या इजीली आप इसे समझ लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ही है, बेकिंग सोडा के मुख्य गुण और उपयोग है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है बेकिंग सोडा उपयोग कहाँ होता है, खाना पकाने में होता है, एंटासिड के रूप में होता है, और अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, ठीक है। देखो जब इसे गर्म मतलब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे केक या ब्रेड ब्रेड फूलकर नम और क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, ठीक है, स्पंजी हो जाता है। आप इसे रिएक्शन याद रख से, जब इसे आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो Na2CO3 बनाएगा, और जल साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है, निकालता है। इसीलिए मेरा पाव रोटी और ब्रेड क्या हो जाता है, स्पंजी और नम हो जाता है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या कहोगे आप, इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेड क्या हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, कि नहीं। एंटासिड मतलब पेट की अम्लता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। पेट में अगर अम्ल अधिक है तो आप छाड़ लोगे, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, और मेरा पेट का जो है गैस या दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए। अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, याद रखेंगे, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में कार्बन CO2 पैदा करने के लिए उपयोग होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि नहीं। अगर मान लिया CO2 इस पे डालोगे तो क्या करेगा, CO2 क्या करता है,
क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, पूरा खत्म कर देगा, है कि नहीं। आपको पता है किसी चीज आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ना कि CO2 की, है कि नहीं, ना कि CO2 की। जैसे ही CO2 जाएगी तो क्या होगी, जैसे ही वहां का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, आग के पास का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और उसके आसपास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, नहीं जलेगा, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन हमें क्या होती है, जरूरत होती है ना। यहाँ पे हमने लिखा है कुछ, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखा, उसे आप ध्यानपूर्वक देखो। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम क्या बोलते हैं, POP, पोप, है कि POP, पोपी, ऐसे याद रखेंगे। इसका क्या होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O, CSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4 इंटू 2H2O, CSO4 इंटू 2H2O, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। अगला मेरा क्वेश्चन है, सबसे सबसे अच्छा विद्युत का चालक है कौन सा है, लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो याद रखेंगे चांदी सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना चालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है कौन सा है, बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, हेमेटाइट और केलेमाइट। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क कहते हैं वे खनिज जिससे धातु को आसानी से गर्म, जिससे आसानी से कम खर्चे पर क्या करें, प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क लिखा है, अयस्क के मुख, जस्ता के मुख अयस्क, जस्ता के मुख अयस्क, है कि नहीं, जिंक ब्लेड, है ना, जिंक ब्लेड, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, जस्ता का जस्ता का मुख अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड, क्या है, जिंक ब्लेड। इसका सूत्र क्या होता है, ZnS, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, है कि नहीं। और केलेमाइन इसका सूत्र क्या होता है, ZnCO3, ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट से पढ़ते हैं ना, केले माइन, है ना, केला माइन। लेकिन मुख्य अयस्क कौन सा है मेरा इसमें, जिंक ब्लेंड। कौन सा है, जिंक ब्लेंड। तो आप क्या आंसर लगाएंगे, बी लगाएंगे आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने और लिखा है हेमेटाइट। हेमेटाइट ये क्या है, लोहा का मुख्य अयस्क है। किसका मुख्य अयस्क है, लोहा का मुख्य अयस्क है ना। बॉक्साइट या एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। आपसे पूछा है बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। या ये भी पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो क्या लिखोगे आप, बॉक्साइट। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लिखा है एथेनॉल का सूत्र। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH4 C2H6 C2H5OH होता है, CH3OH होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है एथेनॉल, एथेनॉल का क्या सूत्र होता है, C2H5OH, है ना, है कि नहीं। यहाँ पे हम समझा रहे हैं उसके बारे में कुछ कुछ लिखा है। कार्बनिक रसायन के नियमों के अनुसार एथेनॉल नाम दो भागों से बना है। पहला भाग है एथ और दूसरा भाग है ऑल। एथ प्लस ऑल एथेनॉल, है कि नहीं। क्या इसका अर्थ है, अणु में दो कार्बन परमाणु है कि नहीं। और ऑल मतलब यह दर्शाता है क्या है इसमें, OH है, क्या है, OH समूह इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं। इसमें OH समूह क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है CH4, CH को मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4। एथेन को क्या बोलते हैं, C2H6। एथेनॉल को क्या बोलते हैं, C2H5OH। और मेथेनॉल को क्या बोलते हैं, CH3OH। याद रख लेंगे मेरे दोस्त, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, आप इसे डायरेक्ट कर पाओगे, है ना। देखो इससे रिलेटेड हमने कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि नहीं। आपको अगर आपको जरूरत हो इसकी, तो आप इसे क्या करना मेरे दोस्त, इसे एक बार पढ़ लेना। अगर आपको लगे नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो छोड़ देना, कि मैं कहूंगा एक बार आप इसे पढ़कर जाना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं। अगला मेरा क्या है, ठीक है, अगला देखना, अगला मेरा क्वेश्चन है कि साबुन किसके द्वारा बनाया जाता है, साबुन किसके द्वारा बनाया जाता है कि नहीं। साबुन मेरा किसके द्वारा बनाया जाता है, घटन, साबुनीकरण, ऑक्सीकरण और अपचरण। याद रखना है तो याद कर सकते हैं मेरे दोस्त, किसके द्वारा, साबुनीकरण के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है अपघटन। अपघटन आपने पढ़ा है पहले, यह एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सदिल पदार्थ में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। याद रखना है तो ऐसे रिएक्शन याद रख लो। CaCO3 को आपको याद, जब गर्म करोगे तो CaO प्लस CO2 बनाता है ना, ऐसे ही बनाता है कि नहीं। ठीक है, देखो जब पानी को विघटित करते हैं तो क्या होता है, जब पानी को विघटित करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है दैनिक जीवन में लोहे पर जंग लगना या भोजन का खराब होना ऑक्सीकरण के क्या है, उदाहरण है। ऑक्सीजन के दो क्या उदाहरण हमने क्या दिया, लोहे पर जंग लगना और भोजन का खराब होना। ठीक है, अपचयन किसे बोलते हैं, अपचयन किसे बोलते हैं, अपचयन को हम क्या बोलते हैं, अवकरण। अवकरण लिखा है। इसमें ऑक्सीकरण का उल्टा है, इसमें क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है ना। और ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। उपचयन बोले या ऑक्सीकरण बोले, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। और अपचयन बोले या करण बोले, उसमें मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। पीबीसी किससे पीबीसी किससे बना होता है, एथीन से, एथेनॉल से, विनाइल क्लोराइड से या मीथेन से। तो याद रखेंगे विनाइल क्लोराइड से। किससे बना होता है, विनाइल क्लोराइड से। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, थर्मोकोल का गुण क्या है, दोबारा न पिघलना, कठोर कठोर होना, बार बार पिघलना, न जलना। तो सी हो जाएगा, मतलब बार बार पिघलना। क्या हो जाता है, बार बार पिघलता है, बार बार क्या होता है, पिघलना। इसमें क्या गुण होता है, बार बार पिघलना का गुण होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में, है ना।
देखो अगला लिखा है, मानव में श्वसन अंग है, कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क। याद रखेंगे फेफड़ा। मानव श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान है ना, आदान प्रदान मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है फेफड़ा। यह मुख्य श्वसन अंग है जहां रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ा में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। हवा नाक से होते हुए श्वास नली के जरिए फेफड़े तक क्या होता है? पहुंचता है ना। यहाँ पे हमने लिखा है अन्य अंगों के कार्य लिखा है। यहाँ पे हमने हृदय, यकृत और वृक्क। हृदय के बारे में लिखा है, यह रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है? पंप करने का कार्य करता है। इसका मेन काम क्या है? शरीर में रक्त को पंप करना। यकृत का मेन काम क्या है? यह शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखेंगे मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, है ना। जो पाचन और विषहरण में मदद करता है ना, विष को खत्म करने में क्या करता है? मदद करता है। वृक्क क्या होता है? यह रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, है कि नहीं? जो क्या है आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं ना। देखो जीव लिखा है, यानी श्वसन अंग लिखा है हमने। लिखा है जलीय जीव जैसे मछली, उसमें क्या होता है? गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिल्स। गिल्स से क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। कीट जैसे तिलचट्टा, कॉकरोच किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। ये ऑप्शन में रहेगा ट्रेकिया इंग्लिश में या हिंदी में श्वास नली। केचुआ किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। मेढक किससे लेता है? त्वचा और फेफड़े दोनों से लेता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अमीबा किससे लेता है? कोशिका झिल्ली से लेता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में और नाभिक में। कहाँ पे होता है? पहले इसे समझो, मैं समझाता हूँ फिर उसके बाद। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है लिखा है, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन क्या करते हैं? भोजन मतलब ग्लूकोज, भोजन का फॉर्म क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रिएक्शन क्या है मेरा? याद रखेंगे हूबहू। 6CO2 12H2O क्या बनाता है मेरा रिएक्शन करके? बनाता है 6C6H12O6 प्लस 6CO2 और प्लस 6O2। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है, ये देखो मैंने मिस्टेक से कुछ एक्स्ट्रा टाइप हो गया है ना, इसी के लिए सॉरी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा हमने? क्लोरोप्लास्ट। तो लिखा है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। रसोई घर कहते हैं, मतलब यहीं पे खाना बनता होगा, है ना, इसीलिए कहते हैं। लिखा है यह केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है और कुछ शैवाल में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य की ऊर्जा को सोखने का काम करते हैं। तो याद रखिए क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य से प्रकाश को खींचने का काम करता है ना। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आपको ये बात भी याद रखना होगा कि पत्ता हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है, एक्स्ट्रा में और लिखा हमने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो प्रमुख अंग होते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण पूरा होता है। पहले अंग को क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। दूसरा को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। लिखा है ग्रेना किसे कहते हैं? यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है। ये मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो होता है ना, प्रकाश में अभिक्रिया होता है, प्रकाश रहेगा उसके बाद अभिक्रिया होगा ग्रेना में, और स्टोमाटा में बिना प्रकाश का अभिक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, उसे भी आप याद रखेंगे। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखो यहाँ पे निकल भी तो रही है, निकल रही है ना। लिखा है पौधा ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल दे या भोजन बोल दे, ऊर्जा बोल दे या आपको भोजन बोल दे, किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ रहे होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड थोड़ा सा है, आप उसे मेंटेन करेंगे क्योंकि आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हो, है ना। जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसे बार बार दोबारा देखना। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े, इसकी पीडीएफ की जरूरत पड़े, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कुछ और लिखा है, मेट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और नाभिक, है कि नहीं। देखो लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है माइटोकांड्रिया, इसका कार्य क्या है? यह कोशिका का पावर हाउस है। तो आपसे पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो क्या किसे बोलेगा? माइटोकांड्रिया को, है ना, कहते हैं। यहाँ श्वसन के जरिए एटीपी बनता है, मतलब ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। लिखा है राइबोसोम किसे कहते हैं? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे किसे बोलते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। नाभिक किसे कहते हैं? इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं नाभिक, क्योंकि नाभिक केंद्रक को ही, तो नाभिक को ही हम क्या, नाभिक से ही मेरा सब कुछ क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ। तो कोशिका क्या कहते हैं? इसे कोशिका क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। यह कोशिका की सभी गतिविधियों और अनुवांशिक जानकारी मतलब डीएनए को क्या कहते हैं? नियंत्रित करती है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखो मेरा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? नलिकाओं से, ग्रंथियों से, नसों से, कोशिकाओं से। तो याद रखें ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा पहले हार्मोन। हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? ठीक है, लिखा है हार्मोन शरीर, हार्मोन हमारे शरीर की रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के क्या होते हैं, विभिन्न अंगों तक पहुंचकर विशिष्ट कार्य जैसे वृद्धि वृद्धि चयापचय और प्रजनन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। आप इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, आपको नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ, आप इजीली यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ आगे। देखो लिखा है यहाँ पे, ग्रंथि का नाम लिखा है, यहाँ पे हार्मोन लिखा है, उसका कार्य लिखा है। ठीक है, देखो लिखा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम क्या है? हार्मोन, वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? हार्मोन में ये क्या करता है, वृद्धि करता है ना। क्या करता है? पीयूष ग्रंथि नाम है, हार्मोन का नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ये काम क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। याद रखेंगे, थायराइड, थायराइड का क्या, थायराइड ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। क्या करता है? थायरॉक्सिन। कौन सा रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। लिखा है चपापचय, चयापचय, चयापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और अग्नाशय, ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, और वहां से हार्मोन कौन सा निकलता है, इंसुलिन निकलता है। कौन सा निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कार्य क्या करता है, रक्त में शर्करा की स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। मधुमेह जो रोग होता है, चीनी का बीमारी जो होता है, इंसुलिन के बढ़ने के कारण ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एंड्रिनल, एंड्रिनल है ना, ये ग्रंथि का नाम है। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? एंड्रिल, एंड्रिलिन, एंड्रिनिल है ना, एंड्री एंड्रिनिल है ना। याद रखेंगे, यह क्या कहता है, तनाव या आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार करना। यह क्या करता है, तैयार करता है। मतलब तनाव और आकस्मिक स्थिति के लिए क्या करता है, आपातकालीन स्थिति के लिए क्या करता है, आपको तैयार करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है मेरा, पौधों, लिखा है मेरा, पौधों में वृद्धि हार्मोन है। कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन और एड्रिनली, एड्रिनिल है ना। याद रखेंगे कि कौन सा है, पहले आप इसे सोचना, मैं पहले इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है हार्मोन का नाम और मुख्य कार्य, लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काम क्या करता है, यह तनों, तने के शीर्ष पर बनता है और कोशिका दीर्घीकरण में मदद करता है। यह प्रकाश की ओर क्या करता है, झुकने में मदद करता है। ठीक है, देखो जिब्रेलिन क्या करता है, यह तने की लंबाई को बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तने की लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है और बीज के अंकुरन में क्या करता है, सहायता करता है। और यहाँ लिखा है साइटोकाइनिन क्या करता है, यह कोशिका विभाजन को, कोशिका विभाजन को तेज करता है ना। और यह फलों और बीजों को अधिक, फलों और बीजों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। लिखा है यह वृद्धि रोधक, मतलब वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक एसिड क्या कर, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पेड़ पौधे की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। या पत्तियों के मुरझाने और गिरने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है इथिलीन। इथिलीन क्या करता है, यह गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। इथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है ना। तो याद रखेंगे, पौधे में वृद्धि, वृद्धि हार्मोन किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं ना। किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला मेरा क्या है, सॉरी, और मैं यहाँ पे ग्रंथि लिखा है, उससे रिलेटेड हार्मोन हमने लिखा, उसका मुख्य कार्य देखो। यहाँ पे लिखा है प्यूटरी ग्लैंड, ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। ये क्या करता है, ये वृद्धि हार्मोन है। क्या है, यह वृद्धि हार्मोन है। लिखा है शरीर की, ये पीछे जो था ना स्लाइड, पीछे था क्या, पादप से रिलेटेड, मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है, मनुष्य से रिलेटेड है ना। ये लिखा है शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या होता है, बौनापन हो जाता है। बौनापन किसके कारण होता है, प्यूटरी ग्रंथि के कारण जो हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन, जीएम, वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है, जीएम है ना। ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसे है ना। इसके कारण इसमें अगर कमी हो जाएगी ना, तो क्या होगा, इंसान बौनापन हो जाएगा। ठीक है, ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड। थायराइड से क्या होता है, थायरोक्सिन निकलता है। क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन है ना, को नियंत्रित करता है ना। मोटा, मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन करता है, थायराइड ग्रंथि करता है। कौन सा करता है, थायराइड ग्रंथि। उससे हार्मोन कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसके लिए आयोडीन जरूरी है ना। मेटाबॉलिज्म के लिए क्या बोलते हैं, अगर मैं इसमें कमी हो जाए तो इसके लिए क्या आप यूज कर लोगे, आयोडीन का आप क्या कर लोगे, उपयोग कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा निकलता है हार्मोन, इंसुलिन निकलता है। क्या करता है, रक्त में शुगर, शुगर या शर्करा बोलते हैं, कि असर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। पीछे हमने बताया था आपको। लिखा है एड्रिनल, एड्रिनल, एड्रिनल क्या था, एड्रिनली, एड्रिनिल है ना। इसे मतलब से एक बार फिर से बताता हूँ एक बार। लिखा है एड्रिनल, ग्रंथि का नाम है एड्रिनल। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, एड्रिनिल है ना। ये क्या करता है, आपातकालीन स्थिति में, मतलब डर गुस्सा में क्या करता है, शरीर को तैयार करता है। हृदय की गति को क्या करता है, बढ़ाना,
हृदय की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। डर की स्थिति में क्या करता है, ये हार्मोन जो है क्या करता है, एड्रेनलिन क्या करता है, हृदय की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डर या गुस्से के समय आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है ना। देखो वृषण, वृषण नर में होता है, किसमें होता है, नर में, नर में, ठीक है। इसमें जो है हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। किससे निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे लिखा है पुरुषों में, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, मतलब दाढ़ी, मूंछ, आवाज भारी होना किसे कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है कि नहीं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ निर्माण होता है, याद रखेंगे वृषण में निर्माण होता है, ठीक है। और अंडाशय, अंडाशय कहाँ पाया जाता है, मादा में पाया जाता है ना। उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है ना, याद रखेंगे मेरे दोस्त। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और लैंगिक जननों को क्या करता है, सॉरी, लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, मानव में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय, अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब, अवयोनि। याद रखेंगे कहाँ पे होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पे लिखा है, निषेचन क्या है या किसे कहते हैं, लिखा है जब पुरुष का शुक्राणु, पुरुष में क्या पाया जाता है शुक्राणु, और महिला में क्या पाया जाता है, अंडाणु, आपस में मिलते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन का परिभाषा आप याद रख लेंगे। जब पुरुष में शुक्राणु और महिला में क्या अंडाणु मिलता है, तो क्या बनता है, निषेचन। इस क्रिया अगर मिलता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक एकल कोशिका बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज या जैकूट कहते हैं, ठीक है। यही आगे चलकर भ्रूण और फिर शिशु बनते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरा फेलोपियन ट्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। लिखा है इसे, इसे डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं, मतलब फिलिपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं। लिखा है अंडाशय में अंडा निकलने के बाद इसी नली में आता है ना। अंडाशय से अंडा निकलने के बाद किस फिलिपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। लिखा है शुक्राणु, शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए इसी नली में पहुंचते हैं, और यही अंडे को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। अंडे को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। पॉइंट सबको याद रखना मेरे दोस्त। विशेष रूप से निषेचन फिलिपियन ट्यूब के एम्पुला, एम्पुला नामक हिस्से पर में होता है। मैंने इस चीज को आपको अच्छे से बता दिया है ना, अच्छे से बता दिया। आप इसे क्या करना, घर पे पढ़ना, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है मेरा, यहाँ पे और कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम, यहाँ पे कार्य या भूमिका लिखा है, गर्भाशय। यहाँ क्या है, यहाँ निषेचित अंडा आकर चिपकता है। क्या होता है, गर्भाशय में निषेचित अंडा क्या होता है, चिपकता है, और 9 महीने तक शिशु का विकास यहीं पर होता है। यहाँ निषेचन नहीं होता, याद रखेंगे। अंडाशय लिखा है, यहाँ पे लिखा है यहाँ अंडे बनते हैं और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन निकलते हैं, और यहाँ निषेचन नहीं होता। इस पर तो ध्यान रखेंगे। अरे यहाँ नहीं, ये जो है ना, ये छोड़ दो आप, ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, ये छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ पे योनि किसे कहते हैं, योनि कहते हैं फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसी को हम योनि कहते हैं ना। और जो है मेल का जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, या आपको पेनिस, आप इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। लिखा है यह वह मार्ग है जहां से शुक्राणु शरीर में प्रवेश करती है और जन्म के समय शिशु बाहर आते हैं, है कि नहीं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है मेरा, अलैंगिक जनन का उदाहरण है कौन सा, मनुष्य, अमीबा, मेढक और पक्षी। अलैंगिक जनन का कौन सा उदाहरण है, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। पहले समझो, उसके बाद मैं इसका आंसर बता देना आप, ठीक है। खुद बता दोगे, मैं पहले समझ एक्सप्लेनेशन देता हूँ पहले, ठीक है। प्रजनन क्या है या जनन क्या है, लिखा है जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं। यह प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, अलैंगिक जनन, एक होता है मेरा लैंगिक जनन, ठीक है। यहाँ पे देखा है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लिखा है इस प्रक्रिया में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। युग्मकों सब हमने पीछे स्लाइड में बता दिया, फिर मैं यहाँ पे नहीं बता सकता मेरे दोस्त। और संतति मतलब संतान अनुवांशिक रूप से अपने जनक से क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और बैक्टीरिया। याद रखेंगे अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में और बैक्टीरिया। याद रखेंगे 4 पॉइंट, ठीक है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। आप ऐसे करके मेरे दोस्त याद रखना ना। इसमें एक ही पार्टनर थे, 2 पार्टनर नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए मेल का बात करोगे, तो एक मेल का और एक फीमेल का होना क्या है, जरूरत है। उसके बाद ही नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है कि नहीं। लेकिन अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में ऐसा नहीं होता। एक ही क्या होता है, एक ही जनक का जरूरत पड़ता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जन को, नर और मादा की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं। और मादा युग्मक क्या कहते हैं, हम अंडाणु कहते हैं। कि मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। देखो यहाँ पे मनुष्य, ए ऑप्शन में मेरा क्या है, मनुष्य। बी में क्या है, अमीबा। सी में क्या है, मेढक। डी में क्या है, पक्षी। यहाँ पे देखो लिखा है मनुष्य, लिखा है विकल्प ए में है मनुष्य, लिखा है इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन होते हैं। मेढक मेढक जो है सी में ऑप्शन है, लिखा है क्या,
इसमें क्या लिखा है हमने, इसमें भी लैंगिक प्रजनन और बाहरी निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, बाहर होता है, लेकिन जनन कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मतलब एक मेल और एक फीमेल का होना क्या है मेरे दोस्त, आवश्यक है। पक्षी में क्या होता है, जो डी ऑप्शन में है, ये इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के माध्यम से क्या होते हैं, अंडे देते हैं। क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन के माध्यम से अंडे देते हैं। देखिए अलैंगिक पूछ रहा है तो अलैंगिक किसमें होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में, नाभिक में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ठीक है, आप पहले पढ़ लो, लेकिन आंसर याद करना या नाभिक याद कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अनुवांशिकता किसे कहते हैं, लिखा वह जटिल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विभिन्न विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, क्या कहलाते, अनुवांशिकता कहलाते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता सामग्री क्या है, लिखा है महत्वपूर्ण शब्दावली। अनुवांशिकता सामग्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण शब्द क्या है वो मैं समझाता हूं। लिखा है प्रजनन की प्रक्रिया में गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक कार्य करते हैं। जैसे पहला क्या है, डीएनए, दूसरा क्या है, गुणसूत्र, और तीसरा क्या है मेरा, जीन। डीएनए क्या है, यह वह अणु है जिसमें सभी अनुवांशिक निर्देश होते है कि नहीं। गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या है, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में, तो ध्यान रखो गुणसूत्र कहाँ है, कोशिका के केंद्रक, केंद्रक को ही क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे, मनुष्य कोशिका में 46 गुणसूत्र मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23, और संख्या पूछेगा तब क्या बोलोगे, 46, है ना। जीन किसे कहते हैं, डीएनए का वह छोटा सा हिस्सा जो किसी विशेष गुण जैसे आंखों का रंग इत्यादि को क्या करता है, निर्धारित करता है कि नहीं। जीन समझ में आ गया, सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला है मेरा, मेंडल के अनुसार वंशागति की इकाई क्या है, कोशिका, जीन, डीएनए या आरएनए। ठीक है, अब देखो मैं पहले समझाता हूं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है मेंडल के अनुवांशिकता के प्रमुख नियम, नियम बाद में, पहले पहले ये पढ़ो। लिखा है मेंडल और अनुवांशिकता क्या, लिखा है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी के जनक कौन है या पिता कौन है, तो क्या बोलोगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जोहान मेंडल को हो गया। ठीक है, उन्हें मटर उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग को किया और बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे किस पौधे पर मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर के पौधे पर, पी प्लांट पे, है ना। लिखा है कारक से जीन तक का सफर, कारक से जीन तक का सफर मैं समझाता हूँ। कारक क्या है, लिखा है मेंडल के समय में जीन शब्द की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने वंशानुगति की इकाई को क्या कहा था, कारक कहा था। क्या कहा था, कारक कहा था। उनका मानना था कि ये कारक माता पिता से संतान में क्या होते हैं, और परिवर्तित रूप से जाते हैं, फिर माता पिता से अपने बच्चे में चले जाते हैं। लेकिन देखो जीन शब्द जो है, लिखा है बाद में 1909 में वैज्ञानिक का नाम क्या था, विल्हेमन जोहानसन ने क्या किया था, मेंडल के इन्हीं कारकों को क्या नाम दे दिया, जीन नाम दे दिया। इसीलिए आधुनिक संदर्भ में अनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं। तो याद रखेंगे अनुवांशिकी, मेंडल का अनुवांशिकी की इकाई को हम क्या कहते थे, जीन कहते थे, है कि नहीं। पहले नाम इसका क्या था, इसका नाम था पहले कारक, बाद में इसी का नाम क्या पड़ गया, 1909 ईस्वी में क्या पड़ गया नाम, इसी का नाम पड़ गया जीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है मेंडल के वंशागति के मुख्य नियम क्या है। मेंडल का वंशानुगति के 3 मुख्य गुण है, प्रमुख नियम है। पहला है प्रभाविता का लक्षण, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। पहला क्या बताता है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते। मेरे दोस्त ऐसे ही डिट्टो आप याद करना, आपके एग्जाम में यही यही सब आएंगे, है ना। अभी आप समझने की आपके पास टाइम नहीं है, अभी समझो मत, जो हमने बताया डिट्टो डिट्टो 2-4 बार पढ़ लो, एग्जाम में इजीली लिख पाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, लिखा है पृथक्करण का नियम क्या बताता है, लिखा है युग्मक युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिलता है। इसे युग्मकों की युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसे कहते हैं, अलग अलग लक्षणों के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखा है, वंशागति की क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन है। जीन कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, गुणसूत्र पर, है ना, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला है खाद्य श्रृंखला का प्रथम कड़ी क्या है, उपभोक्ता, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक और शाकाहारी। ठीक है, पहले पढ़ो उसके बाद आप इसका आंसर दे दोगे। खाद्य श्रृंखला क्या है, लिखा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के माध्यम से होता है। जीवों की इस सीधी कड़ी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, देखा खाद्य श्रृंखला के प्रमुख घटक क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रथम कड़ी कहते हैं। तो लिखा है खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी कौन सा है, तो
उत्पादक कौन सा है? उत्पादक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ये हरे पौधे होते हैं। उत्पादक कौन सा होते हैं? हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। चूंकि ऊर्जा यहीं से शुरू होती है, इसीलिए खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रथम कड़ी कहा जाता है। उत्पादक को क्या कहा जाता है? प्रथम कड़ी कहा जाता है। उपभोक्ता क्या होता है? जो इसका उपयोग करेगा। ये वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे तथा अन्य जीवों अन्य जानवरों जानवरों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। इन्हें तीन श्रेणी में बांटा गया। प्रथम प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता को क्या कहते हैं? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता क्या कहते हैं? मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता क्या कहते हैं? शीर्ष मांसाहारी। देखा, शाकाहारी किसे कहते हैं? जो सीधे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे टिड्डा, गाय, खरगोश, है ना। ये सब क्या हो गए? मेरा प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा हो गए? जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, है ना। जैसे मेढक किसी को टिड्डा को खा जाता है ना। लोमड़ी क्या करेगा? लोमड़ी क्या करेगा? खरगोश को, छोटा छोटा जीव को खा जाता है वो, है ना। तृतीय उपभोक्ता क्या बोलते हैं? मांसाहारी। ये अन्य मांसाहारी को खाते हैं। क्या करते हैं? अन्य मांसाहारी को खाते हैं, जैसे सांप, शेर, बाज, है ना। जैसे क्या करता है? ये क्या करता है? ये टिड्डा को मेढक क्या करता है? टिड्डा खा जाता है। सांप किसे खा जाता है? मेढक को खा जाता है। लोमड़ी क्या करे? खरगोश को खा जाएगा। और शेर क्या करेगा? लोमड़ी को खा जाएगा, है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे लिखा है हमने घटक क्या होते हैं? तो घटक होते हैं ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे और जानवरों को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में क्या करते हैं? वापस मिला देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप मेरे दोस्त यहां तक समझ रहे होंगे। ठीक है। अगला मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, वहां ध्यान लिखा है, ऊर्जा का प्रवाह। मतलब ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है? लिखा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादन के सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों के पास आता है और वहां से विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। जैसे देखो, घास घास क्या है? उत्पादक है। उत्पाद हुआ, इसे कौन खा जाएगा? टिड्डा खा जाएगा। ये क्या होगा? मेरा प्राथमिक उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और ये टिड्डा को कौन खा जाएगा? मेढक खा जाएगा, तो मेढक क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और ये मेढक को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। ये क्या होगा? मेरा तृतीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है। समझ में आ रहे हैं मेरे दोस्त? हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, जैव आवर्धन से संबंधित है। कौन है? जल चक्र से, ऊर्जा प्रवाह से, विषैले पदार्थ से, ऑक्सीजन से। ये है विषैले पदार्थ से। किससे है? विषैले पदार्थ से। सी इज द राइट आंसर। मेरे दोस्त, आप ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट याद कर लेना। इसके पीछे बहुत लंबे लॉजिक है, आपको समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे छोटा सा जैव आवर्धन आपके एग्जाम में पूछे जाते वो हमने लिखा है। जैव आवर्धन क्या है? लिखा है जब हम फसलों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक मतलब डीटीटी, कीटनाशक का नाम, एक जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डीटीटी एक दवाई का नाम है। या अन्य रसायनों का उपयोग करते हैं, तो ये रसायन मिट्टी या जल में स्रोतों में मिल जाते हैं, जहां से ये क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप ये वीडियो देखे होंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इस टाइप की आपके लिए वीडियो लाऊं और आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।